घाव भरते गए और आज बैंडेज बाकी था वो भी कर लिया। स्टैंडर्ड डिडक्शन उसके अगर 75,000 जोड़ दें तो 1 अप्रैल के बाद देश में जो सैलरीड क्लास हैं उनके 13.25 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आदरणीय सभापति जी, आप जिस समय युवा मोर्चा में काम करते थे तब एक बात आप सुनते होंगे, पढ़ते भी होंगे। एक प्रधानमंत्री आए दिन 21वीं सदी बोला करते थे। एक प्रकार से रट गया था, तकिया कलाम जैसा हो गया था, तो बोलते थे 21वीं सदी। जब इतनी बार बोला जाता था तो उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया में R.K. लक्ष्मण ने एक बड़ा शानदार कार्टून बनाया था। वो कार्टून बड़ा इंटरेस्टिंग था। उस कार्टून में एक हवाई जहाज है, एक पायलट है। अब उन्होंने पायलट क्यों पसंद किया वो तो मुझे मालूम नहीं। कुछ पैसेंजर बैठे थे और हवाई जहाज एक ठेले पे रखा हुआ था और मजदूर ठेले को धक्का मार रहे थे और 21वीं सदी लिखा हुआ था। वो कार्टून उस समय तो मजाक लग रहा था, लेकिन आगे चल करके वो सच सिद्ध हो गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये कटाक्ष था जमीनी सच्चाई से। तब के प्रधानमंत्री कितने कटे उठे थे और हवाई बातों में लगे हुए थे, इसका वो जीता जागता प्रदर्शन करने वाला कार्टून है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जिन्होंने तब 21वीं सदी की बातें की थी, वो 20वीं सदी की जरूरतों को भी पूरा कर नहीं पाए थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जब मैं देखता हूं पिछले 10 साल से सारी बीतों को बारीकी से देखने का अवसर मिला है तो मुझे बड़ा दर्द होता है। हम 40-50 साल लेट हैं, जो काम 40-50 साल पहले हो जाने चाहिए थे। और इसलिए ये साल जब 2014 से देश की जनता ने हमको सेवा का अवसर दिया, हमने ज्यादा से ज्यादा युवाओं पर फोकस किया। हमें युवाओं की आकांक्षाओं पर बल दिया। हमने युवाओं के लिए ज्यादा अवसर बनाए। हमने कई क्षेत्रों को खोल दिया और जिसके कारण हम देख रहे हैं देश के युवा अपने सामर्थ्य का परचम लहरा रहे हैं। देश में हमने स्पेस सेक्टर को खोल दिया, डिफेंस सेक्टर को खोला, सेमीकंडक्टर मिशन लेकर के आए, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अनेक नई योजनाओं को हमने आकार दिया। स्टार्टअप इंडिया इकोसिस्टम पूरा डेवलप किया और इस बजट में भी आदरणीय अध्यक्ष जी एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। 12 लाख की आय पर इनकम टैक्स की माफी, ये समाचार इतना बड़ा बन गया
कि बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों पर अभी भी कुछ लोगों का ध्यान नहीं गया है। वो महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, हमने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को ओपन कर दिया और इसके दूरगामी सकारात्मक प्रभाव और परिणाम देश को देखने के लिए मिलने वाले हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, एआई, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी की चर्चा हम तो गेमिंग का भी महात्मा क्या होता है इसके लिए भी प्रयास करने वाले लोगों में से। मैंने देश के नौजवानों से कहा है कि दुनिया का गेमिंग क्रिएशन का, क्रिएटिविटी वर्ल्ड का कैपिटल भारत क्यों न बने। और मैं देख रहा हूं बहुत तेजी से हमारे लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को अब जब एआई की बात होती है, कुछ लोगों को अब ये शब्द फैशन में है तो बोला जाता है, लेकिन मेरे लिए सिंगल एआई नहीं है, डबल एआई। भारत की डबल ताकत है। एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा एआई एस्पिरेशनल इंडिया। हमने स्कूलों में 10,000 टिंकरिंग लैब्स शुरू किए और आज उन टिंकरिंग लैब से निकले बच्चे रोबोटिक्स बना करके लोगों को चकित कर रहे हैं। और इस बजट में 50,000 नए टिंकरिंग लैब्स उसका प्रावधान किया गया। भारत वो देश है जिसके इंडिया एआई मिशन को लेकर के पूरी दुनिया बहुत आशावादी है और विश्व के एआई प्लेटफॉर्म में भारत की मौजूदगी एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुकी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस साल बजट में हमने डीप टेक के डोमेन को में इन्वेस्टमेंट की बात की है और डीप टेक मैं समझता हूं हमारे लिए तेज गति से आगे बढ़ने के लिए और 21वीं सदी पूरी तरह टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। ऐसे में हमारे लिए आवश्यक है कि भारत डीप टेक के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़े। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम लगातार युवा भविष्य को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ दल हैं जो लगातार युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं। ये दल चुनाव के दरमियान ये भत्ता देंगे, वो भत्ता देंगे, वादा तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। ये दल प्लीज माननीय सदस्य गरिमा प्रतिष्ठा बनाए रखें। भारत की संसद में आप प्लीज बैठे बैठे टिप्पणी नहीं करें और नए माननीय सदस्य बैठे बैठे टिप्पणी कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये दल युवाओं के भविष्य पर आपदा बनकर गिरे हुए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम कैसे काम करते हैं ये हरियाणा में अभी अभी देश ने देखा है।
बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी देने का वादा किया था। सरकार बनते ही नौकरी मिल गई नौजवानों को। हम जो कहते हैं उसी का परिणाम है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा में तीसरी बार भव्य विजय और हरियाणा में के इतिहास में तीसरी बार विजय, ये अपने आप में ऐतिहासिक घटना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र में भी ऐतिहासिक परिणाम, जनता जनार्दन के आशीर्वाद। महाराष्ट्र के इतिहास में सत्ता पक्ष के पास इतनी सीटें पहली बार, ये जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम करके आए हैं। कुछ समझते हैं आदरणीय चीजों को? अध्यक्ष जी, कल जवाब दिया था ना आपको। चलिए। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में हमारे संविधान के 75 वर्ष होने पर भी विस्तार से चर्चा की है। आदरणीय अध्यक्ष जी, संविधान में जो धाराएं हैं उसके साथ साथ संविधान का एक स्पिरिट भी है और संविधान को मजबूती देने के लिए संविधान की भावना को जीना पड़ता है। और मैं आज उदाहरणों के साथ बताना चाहता हूं। हम वो लोग हैं जो संविधान को जीते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां ये बात सही है, परंपरा है कि राष्ट्रपति जी जब उद्बोधन करते हैं तो उस सरकार के उस साल के कार्यकाल का ब्यौरा देते हैं। उसी प्रकार से राज्यों में गवर्नर का जो उद्बोधन होता है सदन में, वो उस राज्य के कार्यकलापों का ब्यौरा देते हैं। संविधान और लोकतंत्र का स्पिरिट क्या होता है? जब गुजरात के 50 वर्ष हुए, गोल्डन जुबली ईयर मना रहे थे और सद्भाग्य से मुझे उस समय मुख्यमंत्री के रूप में सेवारत था मैं, तो हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया। हमने किया इस गोल्डन जुबली ईयर में पिछले 50 वर्ष में सदन में जितने भी गवर्नर के भाषण हुए, मतलब उस समय की सरकारों का ही वाहवाही उसमें होती है, हमने कहा कि उन 50 साल में जितने भी गवर्नर के भाषण हुए हैं सबको ही एक पुस्तक के रूप में तैयार किया जाए, ग्रंथ बनाया जाए और आज सभी लाइब्रेरीज में वो ग्रंथ अवेलेबल है। मैं तो बीजेपी वाला था, गुजरात में तो ज्यादातर कांग्रेस की सरकारें रही थी, उन सरकारों के गवर्नर के भाषण थे, लेकिन उसको भी प्रसिद्ध कराने का काम भाजपा से बना एक मुख्यमंत्री कर रहा था। क्यों? हम संविधान को जीना जानते हैं, हम संविधान को समर्पित हैं, हम संविधान के स्पिरिट को समझते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं 2014 में जब हम आए तब मान्य विपक्ष नहीं था, रिकॉग्नाइज्ड अपोजिशन पार्टी नहीं थी, उतने अंक भी लेकर के कोई नहीं आए थे।
भारत के अनेक कानून ऐसे थे कि हमें पूरी स्वतंत्रता थी उस कानून के हिसाब से काम करने की। अनेक कमेटियां ऐसी थी जिसमें लिखा था लीडर्स ऑफ अपोजिशन उसमें आएंगे, लेकिन अपोजिशन था ही नहीं, रिकॉग्नाइज अपोजिशन नहीं था। ये हमारा संविधान जीने का स्वभाव था, ये हमारा संविधान का स्पिरिट था, ये हमारी लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन करने का इरादा था। हमने तय किया कि भले मान्य विपक्ष नहीं होगा, रिकॉग्नाइज अपोजिशन नहीं होगा, लेकिन जो सबसे बड़े दल का सब नेता है उसको मीटिंगों में बुलाएंगे। ये लोकतंत्र का स्पिरिट होता है, तब होता है। चुनाव आयोग की कमेटियां, आदरणीय अध्यक्ष जी, पहले तो प्रधानमंत्री फाइल करके निकालते थे। ये हम हैं जिसने ऑपोजिशन के लीडर को भी उस कमेटी में बिठाया है। और हमने इसके लिए कानून भी बनाया और आज विधिवत रूप से इलेक्शन कमीशन बनेगा तो अपोजिशन लीडर भी उसके निर्णय की प्रक्रिया में हिस्सा होंगे। ये काम हम करते हैं और ये मैंने पहले ही कहा, हम इसलिए करते हैं कि हम संविधान को जीते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली में आपको कई स्थान ऐसे मिलेंगे जहां कुछ परिवारों ने अपने म्यूजियम बना करके रखे हुए हैं। जनता जनार्दन के पैसों से काम हो रहा है। लोकतंत्र का स्पिरिट क्या होता है, संविधान को जीना किसको कहते हैं। हमने पीएम म्यूजियम बनाया और देश के पहले से लेकर के मेरे पूर्व तक के सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन को और उनके कार्य को उस पीएम म्यूजियम बनाया गया है। और मैं तो चाहूंगा कि पीएम म्यूजियम में जो जो महापुरुष हैं उनके परिवारजनों ने समय निकाल करके उस म्यूजियम को देखना चाहिए और उसमें कुछ जोड़ने के लगता है तो सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहिए ताकि वो म्यूजियम समृद्ध हो और देश के बालकों को प्रेरणा। ये होता है संविधान की भावना। अपने लिए तो सब करते हैं, खुद के लिए जीने वालों की जमात बहुत छोटी नहीं है। संविधान के लिए जीने वाले यहां बैठे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब सत्ता सेवा बन जाए तो राष्ट्र निर्माण होता है। जब सत्ता को विरासत बना दिया जाए तब लोकतंत्र खत्म हो जाता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम संविधान की भावना को लेकर के चलते हैं। हम जहर की राजनीति नहीं करते हैं। हम देश की एकता को सर्वोपरि रखते हैं और इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू बनाते हैं और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश को जोड़ने का जिस महापुरुष ने काम किया उसका हम स्मरण करते हैं। और वो भाजपा के नहीं थे, वो जनसंघ के नहीं थे। हम संविधान को जीते हैं, इसलिए इस सोच से आगे बढ़ते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि आजकल कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं।
अर्बन नक्सल जिन बातों को बोलते हैं, इंडियन स्टेट के सामने मोर्चा लेना, ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले, इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं, न देश की एकता को समझ सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, 7 दशक तक जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख उसे संविधान के अधिकारों से वंचित रखा गया। ये संविधान के साथ भी अन्याय था और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ भी अन्याय था। हमने आर्टिकल 370 की दीवार गिरा दी। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उन राज्यों को, देशवासियों को जो अधिकार हैं, वो अधिकार उनको मिल रहे हैं। और संविधान का महात्म्य हम जानते हैं, संविधान की भावना को जीते हैं, इसलिए ऐसे मजबूत निर्णय भी हम करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा संविधान हमें भेदभाव करने का अधिकार नहीं देता है। जो लोग संविधान को जेब में लेकर के जीते हैं, उनको पता नहीं है कि आपने मुस्लिम महिलाओं को कैसी मुसीबतों में जीने के लिए मजबूर कर दिया था। हमने ट्रिपल तलाक का खात्मा कर करके संविधान की भावना के अनुरूप मुस्लिम बेटियों को हक देने का काम किया है, समानता का अधिकार दिया है। जब भी देश में एनडीए की सरकार रही है, हमने एक लंबे विजन के साथ काम किया है। पता नहीं देश को बांटने के लिए किस किस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। हताशा, निराशा पता नहीं उनको कहां तक ले जाएगी, लेकिन हमारी सोच कैसी है, एनडीए के साथी मिलकर के किस दिशा में सोचते हैं। हमारे लिए जो पीछे है, जो आखिरी है, और महात्मा गांधी जी ने जो कहा था, उसकी तरफ हमारा ध्यान ज्यादा है। और उसी का परिणाम है कि अगर हम मंत्रालयों की रचना करते हैं, तो भी मंत्रालय कौन सा बनाते हैं? पूर्वोत्तर के लिए अलग मंत्रालय बनाते हैं। हम देश में इतने साल हो गए, अटल जी आए तब तक किसी को समझ नहीं आया था। भाषण तो देते रहते हैं, आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय एनडीए ने बनाया। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे दक्षिण के राज्य समुद्री तट से जुड़े हैं, हमारे पूर्व के कई राज्य समुद्री तट से जुड़े हैं। वहां के समाज में फिशरीज का काम और फिशरमैन की संख्या बहुत बड़ी तादाद में है, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। और जमीन के भीतर के छोटे पानी के जो इलाके रहते हैं, वहां भी फिशरमैन के रूप में काम करने वाले समाज के आखिरी तबके के लोग हैं। ये हमारी सरकार है जिन्हें फिशरीज के लिए अलग मंत्रालय बनाया। माननीय सदस्यों, अगर सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई इस विषय की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, समाज के दबे कुचले वंचित लोग, इनके अंदर एक सामर्थ्य होता है। अगर स्किल डेवलपमेंट पर बल दिया जाए
तो उनके लिए नए अवसर बन सकते हैं, उनकी आशा आकांक्षा के अनुरूप जिंदगी बना सकते हैं। और इसलिए हमने अलग स्किल मंत्रालय बनाया। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश में लोकतंत्र का पहला धर्म होता है कि हम सत्ता को सामान्य से सामान्य नागरिक तक उसका अवसर मिले। और इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत के कोऑपरेटिव सेक्टर को और समृद्ध बनाने के लिए और तंदुरुस्त बनाने के लिए देश के करोड़ों लोगों को जोड़ने का उसमें अवसर है। अनेक क्षेत्रों में कोऑपरेटिव मूवमेंट को बढ़ाया जा सकता है और उसको ध्यान में रखते हुए हमने अलग कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया। विजन क्या होता है ये यहां पता चलता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जाति की बातें करना कुछ लोगों के लिए फैशन बन गई है। पिछले 30 साल से सदन में आने वाले ओबीसी समाज के सांसद दलों के भेदभाव से ऊपर उठ करके एक होकर के 30-35 साल से मांग कर रहे थे कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। जिन लोगों को आज जातिवाद में मलाई दिखती है, उनको उस समय ओबीसी समाज की याद नहीं आई। ये हम हैं जिन्होंने ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा दिया। पिछड़ा वर्ग आयोग आज संवैधानिक व्यवस्था में जो है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हर सेक्टर में एससी, एसटी, ओबीसी को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, उस दिशा में हमने बहुत मजबूती के साथ काम किया है। मैं आज इस सदन के माध्यम से देशवासियों को उनके सामने एक अहम सवाल रखना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, जरूर देशवासी मेरे इस सवाल पर चिंतन भी करेंगे और चौराहे पर चर्चा भी करेंगे। कोई मुझे बताएं, क्या एक ही समय में संसद में एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए हैं क्या? एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी भी हुए क्या? मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, कोई मुझे बताए कि एक ही कालखंड में, एक ही समय में संसद में एसटी वर्ग के एक ही परिवार के 3 एमपी हुए हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में मिला। जमीन आसमान का अंतर होता है, रात दिन का अंतर होता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम एससी एसटी समाज को कैसे सशक्त कर रहे हैं? आदरणीय अध्यक्ष जी, समाज में तनाव पैदा किए बिना एकता की भावना को बरकरार रखते हुए समाज के वंचितों का कल्याण कैसे किया जाता है,
इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। 2014 में 2014 से पहले हमारे देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 थी। 2014 के पहले मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 थी। आज 780 मेडिकल कॉलेज हैं। अब मेडिकल कॉलेज बड़े हैं तो सीटें भी बड़ी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण एंगल है आदरणीय अध्यक्ष जी। और इसलिए कॉलेजें बड़ी हैं, सीटें भी बड़ी हैं। 2014 में हमारे देश में एससी छात्रों की 2014 से पहले हमारे देश में एससी छात्रों की एमबीबीएस की सीट 7,700 थी। हमारे आने से पहले दलित समाज के हमारे 7,700 युवा डॉक्टर बनने की संभावना थी। 10 साल हमने काम किया। आज संख्या बढ़कर एससी समाज के 17,000 एमबीबीएस डॉक्टर की व्यवस्था की है। कहां 7,700 और कहां 17,000। अगर दलित समाज का कोई कल्याण का और समाज में तनाव लाए बिना एक दूसरे के सम्मान को बढ़ाते हुए